हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? मैं दिनेश कुमार डीआरएस बायोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 12 जीव विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी पैटर्न है और माध्यम हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसा कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का भाग 1 भाग 2 पढ़ा दिया गया है पिछले वीडियो में। अब यह भाग 3 है। तो आज जो है हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का भाग 3 पढ़ेंगे और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लगभग वो सभी समाप्त हो गए हैं। कुछ अंतर है, डिफरेंट है, जो परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। हम लोग उसको ध्यान से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेसन को पढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा कि बहुत बार यह अंतर पूछा जा चुका है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी और गुर बीजाणु धानी में अंतर। गुर बीजाणु धानी में अंतर पूछा जाता है दोस्तों, गुर बीजाणु धानी में अंतर। ठीक है, पहले इनको हम समझ लेते हैं। लघु बीजाणु धानी किसे कहते हैं, गुर बीजाणु धानी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। तो जो लघु बीजाणु धानी है दोस्तों, लघु बीजाणु धानी जहां पे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जहां पर लघु बीजाणु अर्थात परागकण का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। यानी कि परागकण बनते हैं। तो लघु बीजाणु धानी पाया कहा जाता है। तो देखिए यहां पे आपको हम दिखा दे रहे हैं, यह एक परागकोश है। जी दोस्तों, यह एक क्या है, परागकोश है। परागकोश को यदि हम काट करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके की संरचना हमको दिखाई देती है। एक परागकोश को यदि काटा जाता है तो दोस्तों इस प्रकार की क्या करती है, संरचना दिखाई देती है। यहां पे हम देखिए एक परागकोश को काट दिया गया है, इस परागकोश को काट दिया गया। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 दिखाई दे रहे हैं, क्या 4 भाग, और पालियां कितनी दिखाई दे रही हैं, 2। यहां पे 2 पालित, यानी एक परागकोश द्विपालित होता है। कितना पालित दोस्तों, द्विपालित। एक परागकोश जो होता है द्विपालित यानी कि 2 भाग में होता है, इसकी 2 पालियां होती हैं। ठीक है, इसकी 2 पाली होती हैं दोस्तों। यही जो है, यही भाग है, यही भाग है, कटा हुआ भाग, यही भाग है जो परागकोश का कटा हुआ क्या है, भाग है। ये परागकोश है, इसी के अंदर कौन होता है दोस्तों, लघु बीजाणु धानी होती है, जहां पर परागकण का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये देखिए लघु बीजाणु धानी है, यहां पे परागकण क्या होते हैं, बनते हैं दोस्तों, यहीं पे परागकण बनते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। ठीक है, ये लघु बीजाणु धानियों के अंदर ही परागकण का निर्माण होता है। और लघु बीजाणु धानी कहां पाई जाती है, परागकोश में। परागकोश है क्या चीज दोस्तों, यह नर भाग है, किसका, नर भाग है, किसका दोस्तों, पुष्प का, फूल का नर भाग है, किसका, पुष्प का। यह नर भाग है दोस्तों, जो है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसके पूरे भाग को पुंकेसर कहा जाता है। क्या, पुंकेसर। ठीक है, नर भाग है किसका, पुष्प का नर भाग है। ये 2 पालित होता है, पुंकेसर द्विपालित होता है। प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं, प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है।
और इस प्रकार एक परागकोश में कुल मिला के 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। कितनी? 4 लघु बीजाणु धानियां। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। पहले तो ये जान गए हम लोग लघु बीजाणु धानी क्या है, कहां पर पाई जाती है। ठीक है, जो होता है ये किसमें, इसका क्या होता है, इसमें किसका निर्माण होता है। तो इसमें जो होता है एक पराग कण का निर्माण होता है जिसे लघु बीजाणु कहा जाता है। तो नाम से ही पता है लघु बीजाणु। लघु बीजाणु, धानी मतलब सैक, यानी कि जिसमें लघु बीजाणु बनता है, जिस धानी में लघु बीजाणु का निर्माण होता है उसे लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। ठीक है, तो गुर बीजाणु धानी के बारे में समझ लेते हैं, तब इसके बाद हम लोग अंतर लिखते हैं इसका। ठीक है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों जी। और यह वीडियो कक्षा 12 बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जितने भी आपके दोस्त यार हों जो क्लास 12 में हैं, जो जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, उन सभी को यह वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि यह वीडियो सबको मिल जाए और सब जो है परीक्षा में महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये प्रश्नों को देख लें इस वीडियो के माध्यम से और उसको समझ लें, ताकि परीक्षा में बैठे जब वो तो आसानी से हर क्वेश्चन को क्या करें, अच्छे से लिख करके आए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गुरु बीजाणु धानी क्या है। देखिए नाम से यह भी पता है दोस्तों कि गुरु बीजाणु धानी किसे कहते हैं। गुरु बीजाणु मतलब गुरु बीजाणु बताया गया था। नेक्स्ट जो अगला वीडियो हम जो है वीडियो में पढ़ाया गया उसमें आप लोगों को बताया गया है कि गुरु बीजाणु क्या है। गुरु बीजाणु यानी कि बीजांड, यानी कि कौन भैया, बीजांड। तो बीजांड ये कहां पर होता है, यह होता है, आपको दिखा दे एक गुरु बीजाणु धानी कहां पाई जाती है। जैसे यह है एक पुष्प का मादा भाग, यह एक है पुष्प का मादा भाग, यही है। देखिए ये जिसको पूरे को हम क्या कहते हैं, जायांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जायांग कहा जाता है। इसे हम स्त्री केसर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। तो ये जायांग के 3 भाग होते हैं, एक होता है वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका। जो देखिए जायांग का सबसे प्रथम भाग होता है, ऊपरी वाला भाग होता है, उसी को वर्तिकाग्र कहते हैं। और वर्तिका जो होता है, वर्तिकाग्र का निचला, वर्तिकाग्र का आगे का भाग, वर्तिकाग्र का आगे का भाग जो नलिकानुमा संरचना में होता है उसे वर्तिका कहा जाता है। तथा जायांग का तीसरा भाग जो निचला भाग होता है, जो उभरा हुआ होता है, जो फूला हुआ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। उसको दोस्तों क्या कहा जाता है, अंडाशय। तो इसी अंडाशय के अंदर जो होता है, कौन होता है, इसी अंडाशय के अंदर कौन होता है, गुरु बीजाणु धानियां होती हैं। अंडाशय के अंदर, याद रखिएगा गुरु बीजाणु धानी कहां पाई जाती है, यह अंडाशय के अंदर होती है। इनकी संख्या 2 या 3 या एक पुष्प के अंदर, एक अंडाशय के अंदर अनेक भी हो सकती है, कई हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है गुरु बीजाणु धानी, जहां पे मादा युग्मक यानी अंड कोशिका का निर्माण होता है, अर्थात गुरु बीजाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अंतर में क्या है, सिंपल सी बात है दोस्तों, अंतर में क्या है, इनका विकास कहां होता है, लघु बीजाणु धानी का विकास कहां होता है, परागकोश में होता है। कहां पे, परागकोश में। और गुरु बीजाणु धानी जो है कहां, इनका विकास कहां होता है, अंडाशय में होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको क्या करते हैं, लिखते चलते हैं। ठीक है, इनके अंतर को अच्छे से समझ लिए। अंतर का मतलब है डिफरेंट। डिफरेंट मतलब जानते हैं कि जब आप एक के बारे में पढ़ेंगे, जब दोनों के बारे में आप जानते रहेंगे तो दोनों का कंपेयर आप कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। अगर हमको जो है पता ही नहीं है किसी एक के बारे में, जैसे अंतर मतलब ये होता है जब किसी 2 व्यक्ति के बारे में आप जानते रहोगे तभी उस व्यक्ति के गुण अवगुण के बारे में आप बता सकते हैं, दोनों के बारे में। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप उसका अंतर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ही यहां भी है
कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी को पहले समझना जरूरी था, इसलिए आपको समझा दिया गया। अब उसी समझ के आधार पर आप अंतर भी बना सकते हो। जैसे कि लघु बीजाणुधानी की बात करें, इसका पहला अंतर हो जाएगा दोस्तों, पहला अंतर हो जाएगा इसका विकास। इसका विकास किसका भैया? लघु बीजाणुधानी का। इसका विकास परागकोश में होता है। याद रहे अभी बनाया था परागकोश। इसका विकास परागकोश में होता है। नोट करते चलिएगा दोस्तों आप लोग भी, ठीक है, आप लोग भी नोट करते चलिएगा। इसका विकास परागकोश में होता है और इसका जो होता है, इनका विकास जो होता है, इनका विकास अंडाशय में होता है। कहां होता है दोस्तों? अंडाशय में, ओवरी में होता है, अंडाशय में होता है। गुड, यहां तक तो समझ पाए कि इनका विकास कहां होता है? परागकोश में। लघु बीजाणुधानी कहां बनती है? परागकोश में बनती है दोस्तों। और गुरु बीजाणुधानी कहां बनती है? कहां? अंडाशय के अंदर बनता है। ठीक है, दूसरा अंतर की बात करें हम लोग, दूसरा लिख सकते हैं कि जो होता है इससे क्या बनेगा? लघु बीजाणुधानी में क्या बनेगा? लघु बीजाणु का किसका निर्माण होगा? देखिए नाम में ही एक अंतर है, लघु बीजाणुधानी कहा गया है, तो लघु बीजाणु का क्या होगा? इस धानी में निर्माण होगा। तो अगला जो है होगा इसमें लघु बीजाणु, इसमें लघु बीजाणु या इसको लघु बीजाणु को हम क्या कहते हैं? परागकण या परागकण का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। गुड, अब इनका जो होता है इसमें भी तो नाम से पता है ना कि इसमें गुरु बीजाणु, या हम कह सकते हैं किसको? इसमें जो होता है गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश का निर्माण होता है। किसका? इसका दूसरा अंतर हो जाएगा, ये किसको निर्मित करेगा? गुरु बीजाणुधानी में क्या बनेगा? गुरु बीजाणु बनेगा, या उसको हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। यानी इसमें जो होता है, इसमें गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश का निर्माण होता है। गुड दोस्तों, ठीक है, क्लियर। चलिए तीसरा अंतर देख लेते हैं। तीसरे अंतर में क्या है? यह जो होता है किससे बनता है? लघु बीजाणुधानी जो होती है किसके द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण करती है? एक पराग मात्र कोशिका से। एक पराग मात्र एक पराग मात्र कोशिका से 4 पराग कण का निर्माण करती है। कौन करता है? लघु बीजाणुधानी। किससे करती है? एक पराग मात्र कोशिका से, ठीक है। और यह जो होता है दोस्तों, यह क्या करती है? गुरु बीजाणुधानी में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है क्या? एक भ्रूण कोश का निर्माण करती है, सिर्फ एक। यहां इसमें तो 4 परागकण बनते हैं जिसको लघु बीजाणु कहते हैं, और यहां पे एक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से एक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। गुड, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये थे डिफरेंट बिटवीन जो है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी, यानी गुरु बीजाणुधानी में अंतर और लघु बीजाणुधानी में अंतर। ठीक है, गुरु बीजाणुधानियां और लघु बीजाणुधानी में क्या है?
अंतर हम लोग क्या करें, समझ लिए। तो नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले अंतर पर, जो परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। और यह भी दोस्तों पिछले वर्ष पूछा जा चुका है। 2024 में इसका प्रश्न इसका आ चुका है कि लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर लिखिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर में से अगर आएगा, जितने प्रश्न थे आपको बता दिए, अगर अंतर में आएगा, और यहाँ एक चीज और, इसको डिफिनेशन में भी 1 नंबर में भी ये पूछ सकता है, लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं। तो जहां पे परागकण का निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है, उसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानी परागकोश में क्या होती है, पाई जाती है, अर्थात इसका विकास परागकोश में। सिंपल सी बात गुरु बीजाणुधानी का भी है। गुरु बीजाणुधानी किसे कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी किसे कहते हैं, तो जहां पे गुरु बीजाणु अर्थात भ्रूण कोश का निर्माण होता है, उसे ही क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। और यह अंडाशय के भीतर होती है। ठीक है दोस्तों, बहुत सही। चलिए आगे चलते हैं अगले अंतर पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार वह पूछा जा चुका है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही, क्योंकि परीक्षा में टॉप करना है दोस्तों, ताकि आपके घर परिवार गांव वाले लोग आपको ये जाने कि यह लड़का कहाँ पढ़ता था, यह लड़का कहाँ पढ़ता था, कितना पढ़ता था, जो पूरे स्टेट में पूरे टॉप कर गया। ठीक है, पूरे यूपी बोर्ड में टॉप कर गया, अच्छा परसेंटेज लाइए। तो चलिए अगला अंतर हम लोग लिखते हैं। भ्रूण कोश, अभी आप पढ़े भ्रूण कोश क्या है, भ्रूण कोश का निर्माण कहाँ, गुरु बीजाणु, याद रखना, अभी गुरु बीजाणु बताया गया। भ्रूण कोश तथा भ्रूण कोश और भ्रूणपोष में अंतर पढ़ना है दोस्तों। इसमें भ्रूणपोष अलग अलग है, याद रखना, नाम से पता है, भ्रूणकोश और भ्रूणपोष। ये कोश है, यह पोष है। ठीक है, यह कोश है, यह पोष है। यह तो भाई ये क्या है, यह एक गुरु बीजाणु है। गुरु बीजाणु क्या होती है, अगुणित होती है। अगुणित मतलब उसमें सिर्फ एक ही अर्धसूत्री विभाजन से बने होते हैं। अब भ्रूणपोष यह त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित कैसे होता है, क्योंकि के वीडियो में बताया गया है आपको कि यह जो होता है भ्रूणपोष का निर्माण कब होता है, जब पुष्प का, ठीक है, जब एक लघु बीजाणु मादा युग्मक से संयुग्मित होकर के युग्मनज बनाता है, तो नर का दूसरा युग्मक जो होता है, जो पुष्प का दूसरा युग्मक, नर वाला दूसरा युग्मक जो होता है, वह द्वितीयक केंद्रक पोलर न्यूक्लियस से संयुग्मित होकर या मिल करके जुड़ करके क्या बनाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। और वही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इसलिए यह त्रिगुणित होता है, जिसे हम लोग त्रिशल्यन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं दोस्तों। तो अंतर लिखते हैं हम लोग, एक एक करके अंतर पढ़ लेते हैं। भ्रूण कोश क्या है, यह अगुणित होता है। बहुत सिंपल सी बात, यह अगुणित होता है, यह अगुणित होता है दोस्तों, यह अगुणित होता है। और यह जो होता है त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, यह त्रिगुणित होता है दोस्तों। ठीक है, यह त्रिगुणित होता है। गुड गुड, समझ में आया। अगुणित मतलब जानते हैं ना, यह मादा युग्मक का भाग है, अर्थात यह मादा युग्मक है, जिसे गुरु बीजाणु के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए यह अगुणित होता है और यह त्रिगुणित होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे लिखते हैं। इसका विकास कहां से होता है, इसका विकास
किससे होगा? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से। भाई कहां से होगा? अभी तो बताया गया, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। गुड गुड। और इनका विकास कहां से होता है? इसका विकास तो कहां से होता है? प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका से। किससे? प्राथमिक। इसका विकास प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका से होता है। किससे होता है दोस्तों? कोशिका से होता है। ठीक है। किसका विकास? किसका विकास भैया? किसका विकास? भ्रूणपोष का। किससे होता है? अब ये पूछा जाए तो भ्रूणपोष का विकास किससे होता है? तो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से होता है। गुरु बीजाणु का विकास किससे होता है? किससे? भ्रूणकोश। किससे होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। ठीक है, अगला अंतर लिख लेते हैं। तीसरा अंतर लिख लेते हैं। यह भ्रूण भ्रूण के विकास में, यह भ्रूण के विकास में सहायक होती है। में सहायक होती है। ठीक है दोस्तों, यह भ्रूण के विकास में क्या होती है? सहायक होती है। और ये देखिए, ये भ्रूणकोश किसके निर्माण में सहायक होती है? भ्रूण के निर्माण में। अर्थात भ्रूण जो बनता है, भ्रूण जिससे यानी कि एक नया पौधा जिससे मूलांकुर और प्रांकुर बनता है, बीज में ये होता है भ्रूण। और भ्रूणकोश भी बीज में ही होता है। ये बड़ा वाला भाग होता है, जैसे कि जो हम लोग खाते हैं वो भ्रूणकोश खाते हैं, ना कि भ्रूण खाते हैं, क्योंकि भ्रूण में कुछ नहीं होता। अर्थात भ्रूण में इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, पोषण तत्व नहीं होते, पोषक तत्व नहीं होते। भ्रूणकोश में पोषक तत्व होता है। ठीक है, ये इसके अंदर पोषक तत्व होता है, इसीलिए ये भ्रूण को जो होता है ऊर्जा देता है, अर्थात इसको पोषक तत्व देता है, इसको प्रोवाइड करता रहता है, जिससे ये जीवित बना रहता है, इसकी कोशिकाएं जीवित बनी रहती हैं। और जो होता है अंकुरण के समय, बीज अंकुरण के समय यह भ्रूण एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। किसके द्वारा? इसी भ्रूणकोश के द्वारा। अगर ये भ्रूणकोश ना होता तो ये उसको ऊर्जा दे ही नहीं पाता भ्रूण को। जैसे बीज हो गया, सपोज दैट, देखिए ध्यान से सुनते चलिए। एक बीज हो गया, ये मान लीजिए चना हो गया। ठीक है, ये चना है, तो चने की ये जो नोक वाली पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, यही है भ्रूण। छोटा वाला भाग ये भ्रूण है। और ये पूरा का पूरा जो दाल वाला भाग है इसका, ये पूरा का पूरा भ्रूणपोष है दोस्तों। क्या है? भ्रूणपोष। अब ये देखिए, अब ये जो होता है, जब ये इसका बीज का निर्माण हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ द सीड, जब ये सीड बन जाएगी तो इसमें भ्रूणपोष भी रहेगा और भ्रूण भी रहेगा। अब इस भ्रूणपोष जो होता है, इस भ्रूण की कोशिका को ऊर्जा देता रहता है, यानी पोषण देता रहता है, जिससे इसकी कोशिकाएं जो होती हैं जीवित बनी रहती हैं। इसकी कोशिका, जब इसको मिट्टी में डाल दिया जाता है या इसे नमियों में रखा जाता है, ठीक है, नमी में या भिगो दिया जाता है, तो ये भ्रूणपोष जो होता है इसको ऊर्जा देता है और इसकी कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, जिससे ये जो भ्रूण होता है, यह जो होता है प्रांकुर और मूलांकुर में बदलने लगता है। इसके दो भाग होते हैं भ्रूण के, प्रांकुर और मूलांकुर। तो जो प्रांकुर होता है वो तने में बदलने लगता है, जो मूलांकुर होता है वो किसमें? वो जो होता है रूट्स में बदलने लगता है, यानी कि जड़ में बदलने लगता है। ठीक है, तो इसका काम होता है कि इसका भ्रूणपोष का, तो ये पूरा का पूरा भाग भ्रूणपोष का होता है, बहुत छोटा भाग भ्रूण का होता है। ठीक, तो इसमें जो भ्रूणपोष होता है, यह जो होता है भ्रूण को क्या देता है भैया? यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, यानी कि भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। याद रखना, भ्रूण के पोषण में, यानी यह भ्रूण के विकास में सहायक होता है। कौन? भ्रूणकोश। और यह जो होता है, यह भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। पोषण में सहायक होता है। यह भ्रूण के पोषण में क्या होता है दोस्तों? सहायक होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। हो गया। और इसमें क्या है? सिंपल सी बात है। अगला
एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। इसमें भोजन का संचय नहीं होता है, इसमें भोजन का संचय नहीं होता है। अब भाई संचय होता तो इसे भी हम लोग खाते, ठीक है। इसमें भोजन का संचय, इसमें भोजन का संचय नहीं होता है, इसमें भोजन का संचय नहीं होता है। गुड गुड, समझ गए। तो भाई सिंपल सी बात है, इसमें भोजन का संचय होता है, इसमें भोजन का संचय होता है, ठीक है। नोट करते चलिए दोस्तों साथ साथ, इसमें भोजन का संचय होता है, होता है। बहुत सिंपल सी बात है, ये अंतर पूछे जाए यदि परीक्षा में तो फट से इसको फट से लिख लेना। एक याद करो, दूसरा ऑटोमेटिक याद होने वाला है। एक याद कर लेना, भ्रूणकोश के बारे में याद कर लो, भ्रूणकोश का अंतर अपने आप याद हो जाएगा। यह अगुणित, यह त्रिगुणित, ये भ्रूण बीजाणु मात्र कोशिका, ये जो होती है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, यह भ्रूण के विकास में सहायक होती है, यह भ्रूण के पोषण में सहायक होती है। इसमें भोजन का संचय होता है तो इसमें भोजन का संचय नहीं होता है, सॉरी, इसमें भोजन का संचय नहीं होता और इसमें भोजन का संचय होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट अंतर की तरफ, यानी कि जो परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो अगर आप अपने दोस्तों की भी मदद करना चाहते हैं तो आप जो है इस जो है लिंक को शेयर करो अपने दोस्तों के पास भी, ठीक है, ताकि वो भी आसानी से बायोलॉजी के हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ सके जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अंतर की तरफ बढ़ते हैं। अगला अंतर हम लोगों का है भैया, अगला अंतर है परागण तथा निषेचन में अंतर। अगला अंतर है दोस्तों परागण तथा निषेचन में अंतर। बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है परागण और निषेचन में अंतर। ओके 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 ओके, आप लोग लिख लिए? हाँ लिख लिए भैया, परागण और निषेचन में अंतर क्या है। ठीक है ठीक है, यहां देखते हैं परागण और निषेचन में अंतर। देखिए अंतर से आपको दो दो तीन तीन चीजें याद हो रही हैं। परागण भी पूछ लेगा फिर भी याद हो जाएगा, निषेचन भी पूछ लेगा डिफिनेशन में सिर्फ तो निषेचन भी रहेगा, तो इससे आपको प्लस ही रहेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है परागण और निषेचन में अंतर याद रखने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, तो पहले परागण समझते हैं। परागण क्या है भैया? परागण वही है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, ये बता दिया गया है आगे अगले वीडियो में बता दिया गया है। ये पुष्प है, यह क्या है? पुष्प है। यह जो है पुष्प का जो है कौन सा भाग है? पुंकेसर वाला भाग है। कौन सा दोस्तों? पुंकेसर वाला भाग है, या मैंने एक पुंकेसर बना दिया। ठीक, ये कौन सा भाग है? परागकोश। परागकोश में क्या होती है? लघु बीजार्धानी। लघु बीजार्धानी में कौन बनता है? परागकण। परागकण में क्या होता है? परागकोश में स्फुटन। परागकोश जो होता है फटता है, फटेगा तो सारे परागकण क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। बाहर निकल के कहां जाएंगे? कहां? वर्तिकाग्र पर पड़ेंगे। तो यही देखिए आ गया ना, ये भाग कौन सा था? वर्तिकाग्र। कौन था? वर्तिकाग्र था। तो वर्तिकाग्र पर जब परागकण क्या होता है? पड़ जाता है, तो उसी क्रिया को परागण कहा जाता है। ठीक है, उस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? परागण कहते हैं। तो परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि परागकण को वर्तिकाग्र तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी दोस्तों? माध्यम की, जैसे जल, वायु, कीट, जंतु, इसके द्वारा भी ये क्या होंगे? परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, और यह प्रक्रिया कहां होगी? बीजांड के बाहर। बीजांड कहां है? यहां अंडाशय के अंदर।
और प्रक्रिया परागण कहाँ हो रही है, देखो बाहर, कहाँ, बीजांड से बाहर हो रही है। तो कह सकते हैं परागण की क्रिया कहाँ होती है, बीजांड के बाहर होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए, समझ गए। ओके, 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 ठीक है। चलिए निषेचन को समझ लेते हैं। ठीक है, निषेचन क्या है इसी में समझ लेते हैं। ये क्या था, ये वर्तिकाग्र था, वर्तिकाग्र। ये कौन है, बीजांड। कौन है, बीजांड। बीजांड में क्या बनेगा, बीजांड में बनता है भ्रूण कोश, जिसे गुरु बीजाणु कहते हैं। यहाँ पे हमने देखो ये बना दिया, गुरु जो है यहाँ पे गुरु बीजाणु बना दिया। अब ये परागकण अंकुरित होगा, अंकुरित होकर के ये बनाएगा नर युग्मक। क्या बनाएगा, नर युग्मक। तो जब नर युग्मक जो होता है यही पराग नलिका से होते हुए बीजांड के अंदर जब आता है तो नर युग्मक, ये है नर युग्मक। ठीक है, ये नलिका हो गई और इसी के अंदर होगा नर युग्मक। ये नर युग्मक जो है मादा युग्मक से संयुग्मित होगा, निषेचित होगा, संलयनित होगा। उसी प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती, जैसे जल, कीट, जंतु। ठीक है, इनकी हवा, इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है, परागकण में जो होता है निषेचन में नहीं होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, निषेचन कहाँ हो रहा है, बीजांड के अंदर हो रहा है ना। देखो यही यहाँ पे ये आके मिल रहा है, तो बीजांड कौन है ये, तो निषेचन कहाँ हो रहा है, बीजांड के अंदर हो रहा है। तो यानी निषेचन की प्रक्रिया कहाँ हो रही है, बीजांड के अंदर हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग जो है लिखते हैं दोस्तों, आगे 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 अंतर लिख लेते हैं, अंतर पढ़ लेते हैं दोस्तों। ओके, ओके, ओके। अब तो समझ ही गए होंगे, अंतर तो आप खुद ही लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पे मैं लिखा दे रहा हूं परागण क्या है। परागण वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र पर लिख लो, पर पराग कणों, पराग कणों का पहुंचना ही, का पहुंचना ही परागण कहलाता है। परागण, पराग, परागण, ठीक है, कहलाता है। ओके, समझ गए, समझ गए। ठीक है, और निषेचन भैया, निषेचन किसे कहते हैं, नर अगुणित नर, याद रखो, अगुणित नर युग्मक, नर तथा मादा युग्मक, नर तथा मादा युग्मक के संलयन को, संलयन को निषेचन कहा जाता है। निषेचन कहा जाता है। हो गया अंतर, क्लियर, क्लियर हो गया। सिंपल सी बात। परागण कहाँ हो रहा है, परागण कहाँ हो रहा है, इसमें माध्यम की आवश्यकता है, होती है। इसमें माध्यमों की आवश्यकता होती है, माध्यमों की। माध्यम मतलब कब परागण होगा, कैसे, परागकण के पास तो पैर है नहीं कि चला आएगा वर्तिकाग्र पर, उसको आना पड़ेगा किसके माध्यम से। माध्यम मतलब किसी के द्वारा वो वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो किसके द्वारा पहुंचेगा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, ठीक है, हवा के द्वारा, इसी के द्वारा तो पहुंच सकता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसमें माध्यमों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ओके, 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 ठीक है। जैसे, जैसे जल, वायु, ठीक है, जल, वायु, कीट, जंतु आदि, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, किसकी आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता। और इसमें माध्यम की आवश्यकता
नहीं होती, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, गुड गुड गुड, ठीक है, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। ये अंतर याद हो गए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। आगे और अंतर लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, और अंतर लिख लेते हैं हम लोग, अगला अंतर लिख लेते हैं इसी में, ठीक है, अगला अंतर इसमें, ये अंतर नोट कर लिए। आगे चलिए अगला लिख लेते हैं, तीसरा अंतर लिख लेते हैं। तीसरा क्या है, परागण जो होता है ये दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है, जैसे स्वपरागण आपको बता दिया गया है, ठीक है, ये भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। आगे पर परागण, दो परागण होता है, स्वपरागण और पर परागण, ठीक। अगला इसका तीसरा होगा, इसमें यह भी कितने प्रकार का होता है, यह भी दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है, ठीक है, जैसे एकल, ठीक है, एकल निषेचन होता है, एक एकल निषेचन और एक होता है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन आपको बता दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है ये भैया, याद रखे रहना। द्विनिषेचन ये आगे आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, द्विनिषेचन, त्रिसंलयन, ये सब बता दिया गया है, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थे अंतर किसके दोस्तों, ये थे परागण और निषेचन के। वर्तिकाग्र पर पड़ने की क्रिया को परागण, वर्तिकाग्र पर परागकणों का पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। निषेचन अगुणित नर तथा मादा युग्मक के संयुग्मन होने की प्रक्रिया या संलयन होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहा जाता है, ठीक है। तो और यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, स्वपरागण और परपरागण। यह भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एकल निषेचन और द्विनिषेचन, ठीक है, एकल निषेचन और कौन सा, द्विनिषेचन। और आपको इसमें और आगे बताया गया है, जिसको हमने इसको क्या कर दिया है, मिटा दिया। इसमें माध्यमों की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता, माध्यमों की, माध्यम मतलब जल, वायु, कीट, जंतु, ठीक है, और इसमें किसी भी माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है, और यह बीजांड के अंदर होता है, याद रखना। अगला चौथा, यह बीजांड के बाहर होता है, सॉरी बीजांड के बाहर होता है, बीजांड के, ठीक है, बाहर होता है, बाहर, ठीक है, यह बीजांड के बाहर होता है। और ये जो होता है दोस्तों, यह बीजांड के अंदर होता है, यह बीजांड के अंदर होता है, याद रखना, बीजांड के अंदर होता है, याद रखना, अंदर होता है। यानी निषेचन कहां होता है, बीजांड के अंदर, और परागण कहां होता है, बीजांड के बाहर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो लेसन 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप सभी को क्या कर दिया गया, डीआरएस बायोलॉजी चैनल में आपको बता दिया गया है। और इससे हट करके, इससे बाहर से कहीं से नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। 100%, 101% की बात कर रहा हूं कि यही सारे प्रश्नों में से परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि आप इसको पूरा का पूरा रट लेंगे, पूरा का पूरा याद कर लेंगे, पूरी तरह से समझ लेंगे, तो आप ये जान लीजिए, आप जो है 100 में 100 यानी कि 70 में से 70 नंबर का पूरा बायोलॉजी करके आएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं आप सभी को यह बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारे डीआरएस बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी इसको क्या करिए, शेयर करिए, और उन्हें भी जो है यह वीडियो, यह लिंक उन्हें देते रहिए, ताकि वे भी अच्छे से बायोलॉजी को क्या कर सके, तैयार कर सकें, अच्छे से जीव विज्ञान को तैयार कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए